हेलो लर्नर्स। देखो, सीटेट एग्ज़ाम में आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करो, ठीक है। तो वो आपके 30 नंबर के होते हैं, जिसमें आपको 15 नंबर की आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड पेडागोजी आती है और 15 नंबर के आते हैं आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश, यानी कि अनसीन पैसेज होते हैं। उसमें आपके प्रोज भी हो सकते हैं, पोएम्स भी हो सकते हैं। तो उसको कैसे हम लोग हल करेंगे एग्जाम में, उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक आज देखते हैं, और साथ ही साथ हम लोग एक पोएम और एक प्रोज ले लेंगे, तो हमारा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला तो हम जानते हैं कि ये अनसीन होता है, मतलब कि जो अपठित गद्यांश और पद्यांश होते हैं, पोयम होते हैं या जो प्रोज होते हैं, वो अनसीन होते हैं। हमने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना होता, पढ़ा होता है, तो वो एकदम हम लोगों के लिए नोन हुआ। तो उसको कैसे डील करना है जानो। सबसे पहले जो भी आपको पैसेज मिला, जो भी पैराग्राफ मिला, उसको आपको एकदम ध्यान से, यानी कि कंसंट्रेटेड माइंड होकर, यानी एकाग्रचित होकर पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और पैसेज पढ़ के उसके मूल भाव को समझने की कोशिश करो कि ये जो पैसेज है उसका जनरल आइडिया क्या है, ये किस टॉपिक पर है। समझ में आ गया? बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना। नेक्स्ट, उसके टाइटल को, यानी उसके शीर्षक को समझने की कोशिश करो कि ये जो टॉपिक है उसका टाइटल क्या है, वो किस थीम पर है। यहाँ तक हो गया। जब समझ में आ जाए तो अब क्या करो, आप क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं आइडिया होगा। अभी आपने तुरंत पैसेज पढ़ा तो आपको आइडिया होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आपको लिखी हुई है। अब देखो, सीबीटी मोड है तो सीबीटी में तो आप अंडरलाइन कर नहीं सकते हो, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले आपको, जो रफ पेपर मिलेगा उसमें आप लिख लो, या इंपॉर्टेंट जो भी लाइन है उसको रफ पेपर में लिख लो। तो क्वेश्चंस पढ़ने के बाद अब उसको क्या करो, पैसेज में जाके सर्च करो कि कहाँ पे वो आपको मिलेगा। क्वेश्चंस जो रहेंगे या तो वो थीम से रिलेटेड होता है, मतलब कि आपका टाइटल क्या है। कभी कभी एकदम डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये जो पैराग्राफ है इसका टाइटल क्या हो सकता है, तो वहाँ से क्वेश्चन रह सकता है। या तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको देखना और हूबहू उसका आंसर खोजना होता है ऑप्शन में। या तो आपको वोकैब दे देगा, मतलब शब्द, और या तो आपको इंग्लिश में ग्रामर देगा, हिंदी में व्याकरण देगा, जो आपका जनरल होता है ना, सामान्य हिंदी सामान्य इंग्लिश रहती है। यहाँ तक हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो होती है, जो आपके आंसर होंगे वो आपको पैसेज में ही मिलेगा। पैसेज में ही मिलेगा मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं छिपा होता है, आपको उसी अर्थ पे, उसी वर्ड पे फोकस करना होगा। और यहाँ पे एक है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ओवर स्मार्ट नहीं बनने का मतलब अपना फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। सॉरी, थोड़ा हार्श वर्ड यूज कर रही हूँ, बट ये एकदम सही है। जब आप अनसीन पैसेज को टच कर रहे हो, जब उसको आप सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पे अपना बिल्कुल भी ध्यान मत लगाना। कहने का मतलब है कि जो आपको पोएम में है या जो पैसेज में, उसको ही आंसर मानना है। एक बहुत ही स्टूपिड से एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपको पैसेज में कि मछली उड़ रही है, ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मछली क्या करती है, तब आपको आंसर देना है कि मछली उड़ती है। भले एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद मछली तैरेगी, लेकिन जब तक आप सॉल्व कर रहे हो उस पैसेज को, मछली उड़ रही है, ठीक है। समझे? बस एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपना दिमाग वहां पे नहीं लगाना। जो भी पैसेज बना हुआ है, दिया हुआ है, उससे ही आप ऑप्शन, जो चारों ऑप्शंस रहेंगे उसमें ही आंसर होंगे और वही आपका सही होगा। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक अनसीन पैसेज और एक अनसीन पोयम दोनों को देख लेते हैं, और दोनों सीटेट में पूछा जा चुका है, तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। तो चलो देखते हैं। देखो, ये सीटेट 11 में पूछा जा चुका है, तो इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। मैं जिस घर में रहती थी वहां मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। देखो, लास्ट में आपको मारिया मॉन्टेसरी है, यानी एक लेखिका है, वो अपनी एक जीवनी बता रहे हैं, कुछ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। तो ध्यान से इसको एकदम बहुत ही ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ। मैं जिस घर में रहती थी वहां मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा, जो शायद 1.5 साल से कम का होगा, मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि वह शायद भूखा होगा और उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया, कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े? जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही है, तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? यह आखिर कहना क्या चाह रहा है? उसने फिर कहा, नीना, अंडे, कीड़े। ठीक है, अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे।
पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उससे अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। तो इस पैसेज को पढ़ के हमें कहीं ना कहीं आइडिया लगा कि 1-1.5 साल का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है और उसको पेंटिंग करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा कि कैसे आंसर करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे, कीड़े शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि वह रंग भरने की बात बताना चाहता था। दूसरा, वह अंडा बनाना चाहता था। तीसरा, वह कागज और क्रेयॉन चाहता था। चौथा, वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। देखो 1.5 साल का बच्चा तो बिल्कुल उसको आइडिया नहीं होगा कि लेखिका बात समझी है कि नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं पता। लेकिन चलो यहाँ पे देखो, इस लाइन में है ना कि बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, आया ना। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए वो क्या कह रहा था, नीना, अंडे, कीड़े, मतलब वह भी रंग भरने की बात बताना चाहता था। तो इस तरह से ये आंसर निकल कर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे पहला ऑप्शन कागज चाहते हैं, दूसरा ऑप्शन संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, तीसरा रंग चाहते हैं या चौथा तस्वीरें चाहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि संप्रेषण के लिए, मतलब कम्युनिकेशन के लिए मुख्य शब्दों का, मेन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, है ना। बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या बोले, तो वो बस कुछ वर्ड बोल रहा था, नीना, अंडे, कीड़े। इससे क्या हुआ, लेखिका को कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि अच्छा बच्चे को रंग भरना है, उसको क्रेयॉन चाहिए, पेपर चाहिए। तो यहाँ नहीं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा पहला हर हालत में अपनी बात कह देता है, दूसरा लकीरों को कीड़ा मानता है, तीसरा टेढ़ी मेढ़ी लकीरें ही बना सकता है, और चौथा 2 अलग चीजों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। तो देखो अगर आप अच्छे से पैराग्राफ को वापस से पढ़ोगे तो यहाँ पे होगा कि अंडा को लेकर वो आकृति समझ में आ गया उसको, तो क्या हुआ, उसने 2 अलग चीज में आकृति के आधार पर समानता खोज लिया। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात इस ओर संकेत करती है। ऑप्शन 1, बच्चा चित्र बनाने में सक्षम नहीं है। सेकंड ऑप्शन, बच्चे ने अंडा देखा नहीं इसलिए वह अंडा नहीं बना पाया। तीसरा, उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। और चौथा, बच्चा अंडा नहीं बना सकता है। देखो अगर पैसेज को ध्यान से पढ़ो तो वहां पर है, उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया है, क्योंकि बच्चा अभी बस 1.5 साल का, 1.5 साल के बच्चे का कंट्रोल नहीं हो पाता है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा, यानी कि जो रेखा थी, लाइंस थी, उसको कीड़ा कहा। तो बच्चा वृत्त को क्या कह सकता है, चूड़ी, पेड़, छतरी या चम्मच। देखो जब आड़ी टेढ़ी रेखा थी उसको कीड़ा कहा, इसका मतलब अगर बच्चे के सामने वृत्त यानी कि चूड़ी रख दी जाए, बच्चे के सामने अगर चूड़ी रख दी जाए तो वो कहेगा ना कि वृत्त है, मतलब कि सर्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करता है। उतने सवेरे, पहला क्या है, बहुत सवेरे की ओर। दूसरा है सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है। तीसरा है बहुत जल्दी, और चौथा है सवेरे की ओर। देखो पैसेज को ध्यान से देखो, वहां मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी, उतने सवेरे एक छोटा बच्चा आया। तो उतने सवेरे मतलब क्या हुआ, बहुत जल्दी, है ना, यहां से आया बहुत जल्दी। अगला क्वेश्चन देखो, अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का क्या उदाहरण, मिश्रित वाक्य का उदाहरण इसमें से क्या होगा। पहला है यह आखिर कहना क्या चाह रहा है, नहीं। दूसरा है अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई, ये भी नहीं है। तीसरा है मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े, ये भी नहीं होगा। और चौथा है कि उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। यहाँ पे आपका क्या हो रहा, और जुड़ रहा है, मतलब मिश्रित वाक्य हो गया। जहां पे आपके 2 वाक्य आकर जुड़ते हैं, इट मीन्स कि यहां से आपको ग्रामर पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन देखो, उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, इसका सही जवाब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, ये जो रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा, यानी आपका व्याकरण पूछा है कौन सा मुहावरा आएगा, तो खुशी से दमक उठा, ये अंडरलाइन है। खुशी से दमक उठा का देखो पहला ऑप्शन है खुश हो गया, दूसरा है खुशी से फूला ना समाया, तीसरा है गदगद हो गया और चौथा है खिल उठा। तो खुशी से दमक उठना मतलब कि खिल उठना, ये हो गया आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या, वाक्य में कुछ शब्द क्या है, यानी ये जो कुछ आया वाक्य में ये क्या है, तो देखो कुछ किसकी जगह पे आया, मतलब लेखिका किसी चीज को इमेजिन कर रही है, किसी संज्ञा के बदले उसको एक इमेजिन कर रही है कि यहाँ पे कुछ क्या है, तो आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संज्ञा के बदले जो आता है वो सर्वनाम कहलाता है और ये अनिश्चयवाचक है क्योंकि उसको लग रहा है कि कुछ पीना चाहता है। तो वो था एक गद्यांश। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक पद को देख लेते हैं, उसको भी समझ जाते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। ये भी आपको देखो सीटेट फरवरी 2016 में पूछा जा चुका है। पहले हम लोग पोएम को पढ़ते हैं। न अवरोध कोई न बाधा कहीं है, न संदेह कोई न व्यवधान कोई, बहुत दूर से हैं दिशाएं बुलाती, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही है, दिगंतर खुला सिर्फ मेरे लिए है, नहीं कुछ यहाँ राह जो रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ, विजय गीत मेरा गगन मस्त गाए, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है। तो ये पोयम पढ़ा, समझ में आया। देखो अवरोध, बाधा, संदेह, व्यवधान, ये सब वर्ड थोड़ा सा टिपिकल है, तो इससे आइडिया लग रहा है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है ना। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन को देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। पहला है, कवि को कोई कह रहा है कि बाधाओं से दूर रहना चाहिए, धरती और आसमान उसके लिए है, लक्ष्य अभी बहुत दूर है, अजानी हवा में उड़ो। देखो इसको अच्छे से पढ़ो, तो क्या कह रहा है, धरती और आसमान उसके लिए है ना, यहाँ पर दिगंतर खुला सिर्फ मेरे लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में दो समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में आए हैं, यह वाक्य कौन सा है। समानार्थी शब्द मतलब जिसके समान अर्थ हों। पहला है, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है, दूसरा न अवरोध कोई न बाधा कहीं है, तीसरा न संदेह कोई न व्यवधान कोई, चौथा अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूं। यहां देखो धरा का मतलब होता है धरती, गगन का मतलब होता है आकाश, ठीक है, तो ये दोनों तो अपोजिट वर्ड हो गया। अगला है, न अवरोध कोई न बाधा कहीं है। अवरोध मतलब भी होता है रुकावट और बाधा मतलब भी होता है रुकावट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर भी अगला देखते हैं, न संदेह कोई न व्यवधान कोई। संदेह मतलब शक करना और व्यवधान मतलब भी रुकावट। देखो यहाँ पैसेज पोएम में भी है, न अवरोध कोई मतलब न बाधा कोई, न बाधा कहीं है मतलब न रुकावट कोई न रुकावट कहीं है, न संदेह मतलब शक और न व्यवधान कोई, व्यवधान मतलब भी बाधा। तो यानी ये जो लाइन है, न अवरोध और न बाधा, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। आ गया, तो आपको पैसेज से ही उसके आंसर को डील करना है। अगला क्वेश्चन देखो, कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है। पहला दिशाएं, दूसरा हवा, गगन या दिगंतर। तो यहां देखो पैसेज में दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही है, मतलब कवि को निमंत्रण कौन दे रहा है, दिशाएं, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द छाटिए, मतलब जिसका जो अर्थ होता है उससे ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है उसमें एक भिन्न है, उसको हम लोग को छाटना है। देखो धरा, धरा मतलब क्या होता है, धरती, पथ, पथ मतलब रास्ता, डगर, डगर का मतलब भी रास्ता होता है, और राह, राह मतलब भी होता है रास्ता। यानी ये तीनों जो है सेम है आपका, पथ, राह और डगर, तीनों का मतलब रास्ता, लेकिन धरा का मतलब होता है धरती, तो ये शेष से भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखो, कवि का विजय गीत कौन गा रहा है। पहला आकाश, दूसरा धरती, तीसरा दिशाएं या चौथा हवा। पैसेज में देखो विजय गीत मेरा गगन मस्त गाए, तो विजय गीत कौन गा रहा है, गगन, गगन का मतलब आकाश, अंबर, आसमान, तो कवि का विजय गीत कौन गा रहा है, ऑप्शन हो जाएगा आकाश, ठीक है। नेक्स्ट, कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, सर्वनाम,
विशेषण, अव्यय या क्रिया। तो कोई शब्द सर्वनाम होगा। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के बदले आता है, नाउन के बदले जो आता है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो कोई क्या है? किसी ना किसी संज्ञा के बदले आया है, तो ये आपका हो गया सर्वनाम। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। अव्यय क्या होता है? और क्रिया। तो ये दोनों चीजें नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका सर्वनाम। तो इस तरह से अगर आपके कोई अनसीन पैसेज आए, सेम आपके इंग्लिश में होंगे या आप जो भी लैंग्वेज चूज करोगे, सब में आपका सेम इसी तरह से पैटर्न पे सॉल्व होगा। तो आज मैंने क्या किया कि एक सीटेट से रिलेटेड ही जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, अनसीन पैसेज को उठाया और एक अनसीन पोएम को उठाया, ठीक है, और उसको सॉल्व करा, जिससे क्या होगा कि आप लोगों का कहीं ना कहीं एक पैटर्न पता चला हो। तो ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आज का मेरा जो भी टॉपिक पढ़ाया हो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इनकरेज कर दो, सपोर्ट करो और अपने फीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करो। कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स है तो वो भी पूछो। एग्जाम में बहुत कम टाइम रह गया है, तो अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ उसको पूछ कर क्लियर कर लो, ठीक है। और साथ ही साथ KVS की भी तैयारी कराना स्टार्ट कर दूंगी कुछ दिन में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।